आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स मटेरियल की गहराई में उतरेंगे। हाँ। ये यूपीएससी मेंस एंथ्रोपोलॉजी पेपर से कुछ चुने हुए जवाब है। हमारा मिशन एकदम सिंपल है, इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक फन कॉफी चाट वाले अंदाज में समझना। एब्सोल्युटली, हम इन्हें सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम हर जवाब को डिकोड करेंगे, उसका कोर लॉजिक, उसके एग्जांपल्स और उसे इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट कैसे करना है, ये सब देखेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का लर्निंग मैप। सबसे पहले हम एंथ्रोपोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, जैसे होलिज्म और गिफ्ट इकोनॉमी। फिर हम कुछ बड़ी डिबेट्स में डाइव करेंगे, जैसे कल्चर बॉर्डर्स के पार कैसे ट्रैवल करता है और फॉर्मलिस्ट सब्सटैंटिविस्ट्स की क्लासिक फाइट। उसके बाद हम सोशल स्ट्रक्चर्स की डिटेल्स में जाएंगे, जैसे सब कल्चर्स, स्टेटस और रोल, और एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज जिसे मैट्रिलिनियल पजल कहते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि मैरिज और लॉ जैसी चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में कैसे बदल रही हैं। तो ये एक पूरी जर्नी है। परफेक्ट। चलो पहले सवाल से शुरू करते हैं। ओके। तो पहला सवाल है 1A, होलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी। कभी नोटिस किया है कि जब कोई दोस्त अपसेट होता है तो सिर्फ एक चीज को देखकर नहीं समझ सकते, हाँ बिल्कुल। उसकी फैमिली लाइफ, कॉलेज का प्रेशर, रिलेशनशिप्स, सब कुछ एक साथ देखना पड़ता है। एग्जैक्टली। बस एंथ्रोपोलॉजी यही सुपर पावर पूरे समाज के लिए इस्तेमाल करती है। इसी का नाम है होलिज्म। परफेक्ट एनालॉजी है ये। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही है अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, मतलब हर चीज को एक साथ कनेक्टेड वे में देखना, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, हिस्टोरिकल, सब कुछ। तो ये रिडक्शनिस्ट बायस का उल्टा है। एग्जैक्टली। द ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रांस बोआज ने इसके 4 मेन डायमेंशंस दिए थे, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक। सोर्स में कूला एक्सचेंज का मेंशन है, उसे सिर्फ एक ट्रेड की तरह नहीं देख सकते, राइट? बिल्कुल नहीं। कार्ल पोलानिया ने कहा था कि सो कॉल्ड प्रिमिटिव सोसाइटीज में इकोनॉमी सोशल रिलेशनशिप्स में एम्बेडेड होती है। अच्छा। कुलारिंग प्रॉफिट के बारे में नहीं था, वो अलायंसेस और प्रेस्टीज बनाने के बारे में था। उसे समझने के लिए आपको उनकी किनशिप, पॉलिटिक्स और रिलीजन सब कुछ एक साथ देखना होगा। वही है होलिज्म इन एक्शन। हाँ। तो अगर किसी को इस पे जवाब स्ट्रक्चर करना हो तो बेस्ट तरीका क्या है? सिंपल है। इंट्रोडक्शन में एंथ्रोपोलॉजी को होलिस्टिक स्टडी की तरह डिफाइन करो, कोर लॉजिक में बोआस का 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करो और पोलानी का एम्बेडेडनेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में बताओ कि होलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रेसिज्म और एथनोसेंट्रिज्म से बचने में मदद करता है, और प्रेजेंटेशन के लिए बोआस के पॉइंट्स का एक सिंपल फ्लो चार्ट बना सकते हैं। गॉट इट। चलो सब लोग मेरे साथ ही लाइन प्रैक्टिस करो। होलिज्म मीन्स स्टडीइंग द मल्टीफैसेटेड डायमेंशंस ऑफ एनी फिनोमेनॉन विदाउट अ रिडक्शनिस्ट बायस। इन शॉर्ट, होलिज्म एंथ्रोपोलॉजी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर चीज को इंटरकनेक्टेड देखता है। ग्रेट स्टार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन 1B, रेलेवेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन। सोचो अपनी फैमिली में अलग अलग चीजों के लिए किसके पास जाते हो? सीरियस एडवाइस के लिए शायद पापा की साइड, पर इमोशनल कंफर्ट के लिए शायद माँ की साइड। बस यही छोटा सा आइडिया है कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन का। करेक्ट। फिलिएशन का मतलब है कि आपको डिसेंट ग्रुप में कैसे असाइन किया जाता है, पैट्रिलिनियल पिता से या मैट्रिलिनियल माँ से। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन वो मैजिक है जो दूसरी साइड पर होता है। भले ही आपका डिसेंट एक लाइन से ट्रेस हो, आप दूसरी लाइन से भी इंपॉर्टेंट रिश्ते बनाए रखते हैं। सॉज में इस पर एक बढ़िया केस स्टडी है ना, टॉलेंसी ऑफ घाना की। यस, माया फोर्टिस की क्लासिक स्टडी। उन्होंने पाया कि टेलेंसी में प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल पावर पिता की साइड से आती थी, लेकिन जो रियल इमोशनल बॉन्ड्स थे, जहां आप कंफर्ट के लिए जाते थे, वो आपकी माँ की फैमिली थी। ये एक तरह का सोशल इंश्योरेंस है। दैट मेक्स सो मच सेंस, जैसे एक बिल्ट इन सपोर्ट सिस्टम। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो एक सेफ स्पेस है जाने के लिए। एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चर के लिए इंट्रोडक्शन में फिलिएशन और कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन को डिफाइन करो। कोर लॉजिक का हीरो माया फर्टिस की टेलेंसी केस स्टडी होनी चाहिए। ओके। फिर सोशल इंश्योरेंस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे बेनिफिट्स ऐड करो। और कंक्लूजन में कह सकते हो कि आज के बढ़ते स्ट्रेस और डिवोर्स रेट्स के दौर में इन बॉन्ड्स की रेलेवेंस और बढ़ गई है। फैंटास्टिक। अब इस स्ट्रक्चर को पेपर पर आउटलाइन करने की कोशिश करो। इंट्रो, बॉडी विद केस स्टडी एंड कंक्लूजन। इन शॉर्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन मेन डिसेंट ग्रुप के बाहर क्रूशियल इमोशनल और सोशल टाइज को मजबूत करता है, जो एक वाइटल सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन 1C, डिवीजन ऑफ लेबर बाय जेंडर। क्या आप जानते हैं कि मेन और वुमेन के अलग अलग काम करने का आइडिया इतना पुराना है कि ये हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक जा सकता है? यस, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। बेसिक मॉडल ये था कि फीमेल्स जो चाइल्ड केयर में बिजी रहती थीं, फूड गैदरिंग करती थीं, और मेल्स हंटिंग पर जाते थे। और ये पैटर्न अलग अलग सोसाइटीज में इवॉल्व हुआ। हाँ, हंटर गैदरर्स में क्लासिक मॉडल है मेन हंट वुमेन गैदर। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में मेन हेवी प्लाउइंग करते हैं और वुमेन हार्वेस्टिंग और स्टोरेज में हेल्प करती हैं। और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में वहाँ मेन ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट करते थे, पर सर्विस सेक्टर में वुमेन इक्वली परफॉर्म कर रही हैं, इफ नॉट मोर। और अब तो चीजें ड्रामेटिकली बदल रही हैं। मैंने सोर्स में फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, जहां मेन शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं और विमेन पूरा एग्रीकल्चर संभालती हैं। एग्जैक्टली द पॉइंट। तो रोल्स फिक्स नहीं है। हमारे घरों का ही एग्जाम्पल है। ट्रेडिशनली मॉम घर संभालती थी और डैड ऑफिस जाते थे। अब अक्सर दोनों ऑफिस जाते हैं और हाउसवर्क भी शेयर करते हैं। बिल्कुल। इस जवाब को स्ट्रक्चर करने के लिए टाइमलाइन अप्रोच बेस्ट है। इंट्रोडक्शन को अर्ली होमिनिन्स के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो। ओके। कोर लॉजिक में हंटर गैदरर से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज तक का प्रोग्रेशन दिखाओ एग्जांपल्स के साथ। और कंक्लूजन को फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जैसे मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ एंड करो। ठीक है, चलो ये ट्राई करते हैं। उस टाइमलाइन का कोई एक पार्ट, जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला सेगमेंट, जोर से बोलकर प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करो। इन शॉर्ट, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर की डीप हिस्टोरिकल रूट्स हैं, पर ये हाईली डायनामिक है और मॉडर्न टाइम्स में लगातार शेप हो रहा है।
अब आते हैं क्वेश्चन 1D पर, सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपकी कॉलेज क्रिकेट टीम और क्रिकेट के खेल में क्या फर्क है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक ग्रुप है और दूसरा एक पूरा सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशन। चलो देखते हैं ये फर्क क्यों मैटर करता है। परफेक्ट एनालॉजी। अ सोशल ग्रुप एक सिस्टम ऑफ सोशल इंटरैक्शन है, बेसिकली लोगों का कलेक्शन। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स जैसे फैमिली और दोस्त, जहां डीप इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं, और सेकेंडरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स जैसे आपके ऑफिस कॉलीग्स, जो ज्यादा फॉर्मल और गोल ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, ये तो ग्रुप हुआ। अब इंस्टीट्यूशन। एक सोशल इंस्टीट्यूशन एक सेट ऑफ फोक वेज एंड मोरल्स है, जैसे सोसाइटी की रूल बुक समझो, जैसे स्टेट, रिलीजन, फैमिली, इकोनॉमी। इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी और सोशल कंट्रोल लाते हैं। तो सोशल ग्रुप्स है हु और सोशल इंस्टीट्यूशंस है हाउ। एग्जैक्टली। सोर्स में ये भी है कि ये आज कैसे बदल रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, लिव इन रिलेशनशिप्स, यहाँ तक कि जोमैटो भी फैमिली के इंस्टीट्यूशन को बदल रहा है। हाँ, तो स्ट्रक्चर के लिए कंपैरिजन बेस्ट है। इंट्रोडक्शन में सोशल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन को क्लियरली डिफरेंशिएट करो। कोर लॉजिक में दोनों के टाइप्स और एग्जांपल्स दो। और कंक्लूजन में? कंक्लूजन में मॉडर्न चेंजेस से कनेक्ट करो ताकि इसकी डायनामिक नेचर दिखे। एक सिंपल साइड बाय साइड कंपैरिजन टेबल बहुत इफेक्टिव होगा। Love that. Okay, practice saying this key line. Social groups are the who and social institutions are the how of a society. इन शॉर्ट, ग्रुप्स लोगों के कलेक्शंस हैं, जबकि इंस्टीट्यूशंस वो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम्स हैं जो उनके बिहेवियर को गवर्न करते हैं। And इस सेक्शन का आखिरी पॉइंट, क्वेश्चन 1E, द गिफ्ट इकोनॉमी। एक ऐसे मार्केट प्लेस की कल्पना करो जहां कोई प्राइस टैग नहीं है, जहां गिफ्ट देना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप्स बनाने के बारे में है। वेलकम टू द गिफ्ट इकोनॉमी। ये फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट बी मालिनोव्स्की और मार्सेल मॉस जैसे पायनियर्स ने फेमस किया था। गिफ्ट इकोनॉमी में चीजों का सेरेमोनियल एक्सचेंज होता है बिना किसी फॉर्मल ऑब्लिगेशन के। पर एक सोशल एक्सपेक्टेशन तो होती होगी रिटर्न की। एग्जैक्टली, यही की है। स्ट्रॉन्ग सोशल एक्सपेक्टेशन होती है। फेमस एग्जांपल्स हैं ट्रोब्रियन आइलैंडर्स का कूला रिंग, पैसिफिक ट्राइब्स की पोर्टलेट सेरेमनीज और भारत में ब्राह्मणों को दान। ये तो बर्थडे पार्टीज जैसा लगता है। आप दोस्त को गिफ्ट देते हो ये सोचकर कि वो भी आपके बर्थडे पर देगा। प्राइस टैग नहीं, पर सोशल एक्सपेक्टेशन है। एग्जैक्टली ये नॉन मॉनेटरी है और पार्टिसिपेट ना करने पर सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है। कार्ल पोलानी ने इसी आइडिया को सब्सटेंटिव स्कूल का बेस बनाया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि प्रिमिटिव इकोनॉमीज सोशल और किनशिप टाइज में एम्बेडेड होती हैं, प्योर प्रॉफिट लॉजिक पर नहीं चलती। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए? इंट्रोडक्शन में मालिनोव्स्की और मॉस से स्टार्ट करो। कोर लॉजिक में कूला और पोटलैच के एग्जांपल्स दो, रेसिप्रोसिटी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और पोलानी के एम्बेडेडनेस से लिंक करो। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में डिस्कस कर सकते हो कि मार्केट इकोनॉमीज की वजह से ये डिक्लाइन हो रहा है, पर यह हमें कल्चरल रिलेटिविज्म का एक वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। ओके, नेम्स इंपॉर्टेंट है यहाँ। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग देम। मालिनोव्स्की, मॉस, पोलानी। In short, the gift economy is a system of exchange driven by social relationships and prestige, not by profit. सो फार सो गुड। एक सॉलिड फाउंडेशन बन गई है। अब हम कुछ और कॉम्प्लेक्स आइडियाज देखते हैं। चलो, क्वेश्चन 2A पर आते हैं और एक बड़ा सवाल है। Although most people in today's world still function within geographically defined communities, territorial borders have become increasingly irrelevant given the cultural flows in our emerging global environment. ये ग्लोबलाइजेशन पर एक फैंटास्टिक सवाल है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट E.B. टेलर ने कल्चर को कॉम्प्लेक्स होल कहा था। हाँ, आज इंटरनेट, माइग्रेशन और मीडिया की वजह से ये कॉम्प्लेक्स होल ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स के पार फ्लो कर रहा है। एग्जैक्टली। और अमेरिकन ब्रांड्स जैसे मैकडॉनल्ड्स और नाइकी इंडिया में कॉमन है। दिवाली व्हाइट हाउस में मनाई जाती है। तो कल्चर पानी की तरह है, हर बैरियर को पार कर जाता है। पर क्या सोसाइटीज सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फंक्शनलिज्म की थ्योरी कहती है कि सोसाइटीज सिर्फ उन्हीं कल्चरल ट्रेट्स को एक्सेप्ट करती हैं जिनकी कोई यूटिलिटी हो। अच्छा, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि जो ट्रेट्स सोशल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्यूरेटेड एक्सचेंज है, फ्री फॉर ऑल फ्लो नहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये क्लासिक ऐसे फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन में टाइलर की डेफिनेशन से स्टार्ट करो और कल्चरल फ्लोज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो। कोर लॉजिक के दो पार्ट्स होने चाहिए। पहले स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स और ड्राइविंग फैक्टर्स बताओ। और दूसरा पार्ट? दूसरे पार्ट में इस फ्लो को फंक्शनलिज्म जैसी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी से एनालाइज करो और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड व्यू दो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पेपर पे आउटलाइन करके देखो, आर्गुमेंट का फ्लो क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट, ग्लोबलाइजेशन कल्चरल बाउंड्रीज को ब्लरी बना रहा है, पर सोसाइटीज नए ट्रेड्स को सिलेक्टिवली अडॉप्ट करती हैं अपने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स और नीड्स के आधार पर। अब आता है असली मजा, एक प्रॉपर एकेडमिक बैटल। क्वेश्चन 2B है डिबेट बिटवीन फॉर्मलिस्ट्स एंड सब्सटैंशियलिस्ट्स पर। क्या आप वॉल स्ट्रीट के रूल्स को अमेज़न में रहने वाली एक ट्राइब को समझने के लिए यूज कर सकते हैं? इसी सवाल से एंथ्रोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक शुरू हुई। डिबेट का कोर यही है, क्या मॉडर्न इकोनॉमिक मॉडल्स जो रैशनल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर अज्यूम करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटीज पर अप्लाई किए जा सकते हैं? राइट। सब्सटैंटिविस्ट्स जैसे कार्ल पोलानी ने जोर से नो कहा। उनका कहना था कि प्रिमिटिव इकोनॉमी सोशल और किनशिप टाइज में एम्बेडेड है। लोग वहां रेसिप्रोसिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करते हैं,
इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए नहीं। कुला एक्सचेंज उनका स्टार एग्जाम्पल था। हाँ, तो ये थी टीम सब्सटैंटिविस्ट। फॉर्मलिस्ट का काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या था? फॉर्मलिस्ट जैसे रॉबिन्स बर्लिंग ने कहा यस यू कैन। उनके हिसाब से स्कार्सिटी, चॉइस और वांट जैसे बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। तो मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होता है। एग्जैक्टली उनका आर्गुमेंट था कि प्रिमिटिव लोग भी ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, बस वो अलग अलग चीजों के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, शायद प्रेस्टीज के लिए, पैसे के लिए नहीं। सोर्स में कुछ केस स्टडीज हैं जो सब्सटैंटिविस्ट को सपोर्ट करती हैं, राइट? यस, बहुत स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज। रॉबर्ट कार्नियरो की बुशमैन पर स्टडी दिखाती है कि वो अपने पोटेंशियल से बहुत कम काम करते हैं, सोशल यूनिटी को फूड कलेक्शन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वाओ। और इंडिया में चेंचू ट्राइब अपने देवता गरेलसाना के डर से फीमेल एनिमल्स को नहीं मारते। ये सब प्रॉफिट लॉजिक के अगेंस्ट है। तो इस एपिक डिबेट को स्ट्रक्चर कैसे करें? इसे एक डिबेट की तरह फ्रेम करो। इंट्रोडक्शन में कोर क्वेश्चन सेट करो, कोर लॉजिक में दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स साइड बाय साइड एक्सप्लेन करो। फिर केस स्टडीज? हाँ, फिर बुशमैन और चेंचू की पावरफुल केस स्टडी से सब्सटैंटिविस्ट व्यू को सपोर्ट करो और कंक्लूजन में बताओ कि अब ये डिबेट उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, पर इसने हमें नॉन मार्केट इकोनॉमीज को समझने का एक वाइटल फ्रेमवर्क दिया। ग्रेट। अब ये कोर डिफरेंस एक लाइन में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो। सब्सटैंटिविस्ट से इकोनॉमी इज सोशल, फॉर्मलिस्ट से इट्स यूनिवर्सल। In short, this debate fundamentally questions whether human economic behavior is culturally embedded or universally rational. फैसिनेटिंग स्टफ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2C पर, जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी और प्रिमिटिव वर्सेस मॉडर्न लॉ के डिफरेंस के बारे में है। Political anthropology पावर, एडमिनिस्ट्रेशन और लॉज को सोशो कल्चरल फिनोमेना की तरह स्टडी करती है। अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम्स जैसी वर्क्स ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि सो कॉल्ड प्रिमिटिव सोसाइटीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बस हमारे जैसे नहीं होते। और उनके लॉ और हमारे लॉ में मेन डिफरेंस। सोर्स में इस पर एक टेबल है। यस, वो टेबल की है। प्रिमिटिव लॉ ट्रेडिशन और कस्टम से आता है, अनरिटन होता है। उसे सोशल सैंक्शंस एनफोर्स करते हैं और उसका एम सोशल हार्मनी रिस्टोर करना होता है, सिर्फ कल्प्रिट को पनिश करना नहीं। और मॉडर्न लॉ? मॉडर्न लॉ कोडिफाइड और रिटन है, उसे पुलिस और कोर्ट्स एनफोर्स करते हैं और उसका प्राइमरी एम रॉन्ग डूअर को पनिश करना होता है। तो स्ट्रक्चर तो इस टेबल से इजी हो जाता है। बिल्कुल। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के मीनिंग से स्टार्ट करो, फिर आंसर का स्टार्ट वो टेबल होना चाहिए जो डिफरेंसेस दिखाता है, और कंक्लूजन में आज की रेलेवेंस मेंशन कर सकते हो। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। उस टेबल को अपने माइंड में विजुअलाइज करो, सोर्स, एम, enforcement, नेचर और legitimacy के कॉलम्स के साथ। In short, political anthropology reveals how simple societies maintain order through culturally embedded laws that focus on restoring harmony, not just on punishment. Let's move to question 3A. ये थोड़ा abstract है। Discuss the statement, culture is super organic. Super organic, इसका क्या मतलब है? Super organic का मतलब है जो organic beings यानी individual human से ऊपर हो। एल्फ्रेड क्रोबर और लेस्ली वाइट जैसे थिंकर्स का आइडिया था कि कल्चर अपने आप में एक फोर्स है जिसके एवोल्यूशन के अपने लॉज हैं। मतलब कल्चर की अपनी लाइफ है? एक तरह से। लेस्ली वाइट ने तो यहाँ तक कहा, मैन कैनॉट कंट्रोल कल्चर, वो बस एक पैसिव पार्टिसिपेंट है जिसे कल्चर शेप करता है। वेट, ये तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम लगता है, जैसे हमारी कोई फ्री विल ही नहीं है और हम कल्चर के पपेट्स हैं। इसे क्रिटिसाइज तो किया गया होगा बहुत। इसे कल्चरल डिटर्मिनिज्म के लिए हेवीली क्रिटिसाइज किया गया। रूथ बेनेडिक्ट ने फेमसली आर्ग्यू किया कि कल्चर इज पर्सनैलिटी रिट लार्ज, मतलब इंडिविजुअल्स की चॉइसेस और पर्सनैलिटीज कल्चर को शेप करती हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ये एक्सट्रीम व्यू आज अपनी रेलेवेंस खो चुका है। मॉडर्न व्यू ये है कि कल्चर हमें शेप करता है, पर हम भी कल्चर को शेप करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, सुपर ऑर्गेनिक को डिफाइन करो, क्रोबर और वाइट के व्यूज एक्सप्लेन करो, फिर सैम्पियर और बेनेडिक्ट जैसे क्रिटिक्स के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दो और कंक्लूड करो। Exactly. Frame it as a proposition followed by a strong rebuttal. Now, practice saying this. Culture is not just a product of individuals, it's a force that shapes them. That's the superorganic view. In short, the superorganic view sees culture as an autonomous force above individuals, a concept now heavily critiqued for ignoring human agency. सोशल है। बिल्कुल, हमारी मोस्ट बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव्स को भी कल्चर हाईजैक कर लेता है। रॉबर्ट कार्नेरो की बुशमैन पर स्टडी एक परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, वो हंट वाली स्टडी। यस, उन्होंने हंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के इलैबोरेट सोशल रूल्स नोट किए। एनिमल के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट किन ग्रुप्स को देने होते थे। ये न्यूट्रिशन के बारे में नहीं था, ये सोशल बॉन्ड्स रीइंफोर्स करने के बारे में था। और ये हम हर जगह देखते हैं, है ना? जंक फूड का ट्रेंड भी तो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आया है। Precisely. To structure this, start by explaining the premise. Biological needs universal हैं, पर consumption practices social हैं। मेन बॉडी में बुशमैन केस स्टडी को यूज करो। और कंक्लूजन? कंक्लूड करो कि कंजम्पशन फंडामेंटली एक सोशल एक्ट है, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं। तो बुशमैन हंट की माइक्रो स्टोरी इस जवाब को मेमोरेबल बनाने की है। प्रैक्टिस करो, अपने दोस्त को एक्सप्लेन करो कि उनका कीनवा सैलेड खाना क्यों एक सोशल डिसीजन हो सकता है। In short, what, when, and how we consume is dictated more by our culture and society than by our biology. Let's tackle question 3C on the characteristics of tribal economy and the typology by Vidyarthi and Majumdar. ट्राइबल इकोनॉमीज हमारी इकोनॉमी से बहुत अलग हैं। वो सबसिस्टेंस बेस्ड होती हैं, मतलब अपने यूज के लिए प्रोड्यूस करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं। अच्छा। एक्सचेंज रेसिप्रोसिटी पर बेस्ड होता है, जैसे कूला गिफ्ट एक्सचेंज। वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एम्बेडेडनेस। इकोनॉमी उनकी सोशल लाइफ का पार्ट है। और विद्यार्थी मजूमदार ने इन्हें कैसे क्लासिफाई किया? उन्होंने सबसिस्टेंस के मोड पर बेस्ड एक टाइपोलॉजी दी। ये एक स्पेक्ट्रम है, हंटिंग एंड गैदरिंग से स्टार्ट होता है,
जैसे चेंचू ट्राइब। फिर आते हैं पैस्टोरलिस्ट्स जो एनिमल्स रखते हैं जैसे टोडा, फिर आर्टिसंस, फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चरलिस्ट्स, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स और आखिर में इंडस्ट्रियल लेबर। ये तो बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन है। तो स्ट्रक्चर के लिए पहले ट्राइबल इकोनॉमी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बुलेट पॉइंट्स में लिस्ट करो। फिर विद्यार्थी एंड मजूमदार की टाइपोलॉजी प्रेजेंट करो, हर टाइप के लिए एक दो एग्जांपल्स के साथ। एक टेबल या लिस्ट इफेक्टिव रहेगी। हाँ। कंक्लूड करो कि इस रिच कल्चरल हेरिटेज को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, ये एक लिस्ट है तो मेमोनिक हेल्प कर सकता है। HPASSI। In short, tribal economies are subsistence oriented and socially embedded, with diverse forms ranging from hunting and gathering to settled agriculture. चलो नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5A है सब कल्चर पर। सबकल्चर बेसिकली एक लार्जर डोमिनेंट कल्चर के अंदर एक कल्चर है, एक ग्रुप जिसके अपने वैल्यूज रिचुअल्स होते हैं, पर वो रहता लार्जर सोसाइटी में ही है। जैसे हिपीज इन द 1960s। यस, या ब्राजील में रहने वाली एक स्मॉल स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, ये सोशल डाइवर्सिटी को ऐड करते हैं। पर सब कल्चर होना हमेशा इजी नहीं होता होगा, चैलेंजेस तो होंगे। एब्सोल्युटली। मेन इश्यूज हैं मेजॉरिटी कल्चर का डोमिनेंस, जिससे एथनोसेंट्रिज्म हो सकता है, और एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन फ्रांस बुआ के अनुसार यह है कि सब कल्चर्स को एमिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, यानी अंदर से, कल्चरल रिलेटिविज्म के साथ, ताकि उनकी यूनिक आइडेंटिटी प्रिजर्व हो सके। स्ट्रक्चर सिंपल है, डिफाइन सब कल्चर, एग्जांपल्स दो, चैलेंजेस डिस्कस करो और एमिक पर्सपेक्टिव के साथ कंक्लूड करो। करेक्ट। अब सोचो, आप जिस गेमिंग कम्युनिटी या म्यूजिक सीन का हिस्सा हो, वो भी एक सब कल्चर है, उसके यूनिक वैल्यूज क्या हैं? In short, a subculture is a distinct group within a larger society that often faces the challenge of maintaining its unique identity against dominant cultural pressures. नेक्स्ट इज अ क्लासिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन 5B ऑन स्टेटस एंड रोल। राल्फ लिंटन ने यह फेमस डिस्टिंक्शन दिया था। स्टेटस वो सोशल पोजीशन है जो एक पर्सन हायरार्की में होल्ड करता है, आपकी रैंक। ये दो तरह की होती है। हाँ, अस्क्राइब्ड स्टेटस जो आपको जन्म से मिलता है, जैसे कास्ट या रेस, और अचीव्ड स्टेटस जो आप अपनी मेरिट से अर्न करते हो, जैसे डॉक्टर बनना। ओके, तो स्टेटस पोजीशन है, फिर रोल क्या है? रोल वो स्क्रिप्ट है जो स्टेटस के साथ आती है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, एक डॉक्टर का रोल है पेशेंट्स को ट्रीट करना। और रोल कॉन्फ्लिक्ट? रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आपकी डिफरेंट रूल्स की डिमांड्स क्लैश करती हैं, जैसे एक वर्किंग वुमन का माँ का रोल और एग्जीक्यूटिव का रोल। ये कॉन्फ्लिक्ट आज बढ़ रहा है। सो स्टेटस इज योर पोजीशन एंड रोल इज योर स्क्रिप्ट। स्ट्रक्चर के लिए स्टेटस डिफाइन करो, उसके टाइप्स बताओ, फिर रोल डिफाइन करो और रोल कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन करो। एक टेबल एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस को कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। Now, practice saying this. Status can be ascribed by birth or achieved by merit, and each status comes with a specific social role. In short, status is the position one holds in society and role is the behavior expected of that position, which can sometimes lead to internal conflict. अब बात करते हैं क्वेश्चन 5C की, रेफरेंस ग्रुप एंड एंटिसिपेटोरी सोशलाइजेशन। ए रेफरेंस ग्रुप, हर्बर्ट हाइमन का कॉन्सेप्ट, वो ग्रुप है जिसका लोग हिस्सा बनना चाहते हैं, वो उसे एक स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका कोई एग्जांपल? हाँ, एमएन श्रीनिवास ने इसे संस्कृताइजेशन कहा, जब एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट हायर कास्ट का स्टेटस अचीव करने के लिए उनके रिचुअल्स अडॉप्ट करती है, कि वैल्यूज और नॉर्म्स को सीखने का प्रोसेस है ज्वाइन करने से पहले ही। ये रोल के लिए प्रेपरेशन की तरह है। अच्छा। लोग ऐसा पुल फैक्टर्स जैसे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पुश फैक्टर्स जैसे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से करते हैं। तो स्ट्रक्चर, रेफरेंस ग्रुप डिफाइन करो, संस्कृताइजेशन का एग्जांपल दो, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन डिफाइन करो और कंक्लूड करो। Exactly. Now, practice saying the key terms together. Sanskritization is a form of anticipatory socialization driven by a reference group. In short, a reference group is a group one emulates, leading to anticipatory socialization, which is a key process for social mobility. This next one, question 5D, is absolutely fascinating. It's called the matrilineal puzzle. Matrilineal societies में जहाँ डिसेंट माँ से ट्रेस होता है, एक यूनिक सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पजल ये है, एक वुमन अपनी लाइफ के दो की मैन के बीच फंसी होती है। कौन दो? एक तरफ उसका भाई जो फैमिली प्रॉपर्टी कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ उसका पति जो बायोलॉजिकल फादर है पर लिनिएज के लिए टेक्निकली एक आउटसाइडर है। आई सी द कॉन्फ्लिक्ट। पति को ज्यादा अथॉरिटी मिली तो भाई की पावर कम, भाई ने कंट्रोल रखा तो हस्बैंड वाइफ बॉन्ड वीक। तो सोसाइटीज इसे सॉल्व कैसे करती हैं? वो क्रिएटिव मैकेनिज्म्स इवॉल्व करती हैं। केरला के नायर्स की स्टडी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उनका मैरिज संबंधम एक लूज अरेंजमेंट था। मतलब पति के पास विजिटिंग राइट्स थे पर प्रॉपर्टी या बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं। भाई की अथॉरिटी सुप्रीम रहती थी। वाह। और लीला डुबे ने पाया कि लक्षद्वीप में ट्राइब्स इस्लामिक शरिया लॉ और लोकल मैट्रिलिनियल रूल्स का मिक्स यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर, पहले पजल एक्सप्लेन करो, फिर नायर्स और लक्षद्वीप की केस स्टडीज के साथ सॉल्यूशंस दो। हाँ, एक सिंपल डायग्राम ब्रदर सिस्टर और हस्बैंड के बीच टेंशन दिखाने के लिए ग्रेट रहेगा। रिहर्स एक्सप्लेनिंग दैट कोर कॉन्फ्लिक्ट इन वन सिंपल सेंटेंस। In short, the matrilineal puzzle is the structural tension between a brother's authority and a husband's role in a woman's life, which different matrilineal societies solve in unique ways. Let's move to question 5E on state and stateless societies. Elman Service ने एक famous classification दिया। Stateless societies loosely organized होती हैं। Law का aim social harmony restore करना होता है। इसमें bands और tribes आते हैं। Bands जैसे कुंग बुशमैन। Yes, और tribes जैसे न्यूअर ऑफ सुडान। Okay, ये तो स्टेटलेस हुए। और स्टेट सोसाइटीज? स्टेट सोसाइटीज वो हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं। सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, पुलिस, जुडिशरी, कॉडिफाइड रिटन लॉज, और जस्टिस का एम कल्प्रिट को पनिश करना है।
तो ये एक एवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। हाँ, स्ट्रक्चर के लिए स्टेटलेस और स्टेट सोसाइटीज को कंट्रास्ट करो, फिर स्टेटलेस के टाइप्स, बैंड, ट्राइब एग्जाम्पल्स के साथ दो। एक फ्लो चार्ट एवोल्यूशन दिखाने के लिए क्लियर रहेगा। प्रैक्टिस। स्टेटलेस और स्टेट सोसाइटी में जस्टिस के एम में की डिफरेंस क्या है? In short, societies evolved from stateless forms like bands and tribes based on harmony to state societies with centralized authority and punitive justice. Okay, we are near the end now. Question 7A is very contemporary. Factors responsible for decline in marriage and the anthropological interpretation of live-in relationships. Marriage as an institution बदल रहा है। ये sacrament से contract की तरफ मूव कर रहा है। Divorce rates बढ़ रहे हैं। और live-in relationships emerge हो रहे हैं। हाँ, इसके डिक्लाइन के फैक्टर्स सोशल हैं, जैसे इंडिविजुअलिज्म, इकोनॉमिक हैं, जैसे फाइनेंशियल डिफिकल्टी, और इंस्टीट्यूशनल हैं, जैसे सपोर्ट सिस्टम्स की कमी। और एंथ्रोपोलॉजी लिव इन रिलेशनशिप्स को कैसे देखती है? हम इसे जॉर्ज मर्डॉक के 4 यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ मैरिज से एवेलुएट कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन और कोहैबिटेशन को सेटिस्फाई करता है, पर ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सोशल लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, इन दो फंक्शंस पर अक्सर फेल हो जाता है। ये मैरिज के मुकाबले बहुत लो सोशल स्टेबिलिटी देता है। तो ये इंडिविजुअल फंक्शंस फुलफिल करता है, सोशल नहीं? एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर के लिए पहले मैरिज में चेंजेस डिस्कस करो, फिर डिक्लाइन के फैक्टर्स लिस्ट करो, उसके बाद मर्डॉक के क्राइटेरिया से लिव इन रिलेशनशिप्स को एवेलुएट करो और कंक्लूड एक बैलेंस्ड व्यू से करो कि चॉइस फंडामेंटल है। नाउ प्रैक्टिस सेइंग दिस। लिव इन रिलेशनशिप्स फुलफिल सम ऑफ मर्डॉक्स क्राइटेरिया फॉर मैरिज, बट नॉट ऑल। इन शॉर्ट, while marriage is declining due to modern pressures, live-in relationships serve some individual needs but lack the broader social functions of traditional marriage. Next is question 7B on law and justice in simple societies. This sounds interesting. It is. Radcliffe Brown ने कहा था, simple societies में focus social structure maintain करना और harmony restore करना है, सिर्फ punish करना नहीं। Fascinating है। Non-violent methods जैसे avoidance, public apology या oath। Source में song duel का mention है। ये क्या होता है? जेन ब्रिग्स ने एस्किमो सॉन्ग ड्यूल स्टडी किया था। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का एक फॉर्मल तरीका है। दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज ऑडियंस के सामने एक दूसरे पर गाने के फॉर्म में इंसल्ट्स हर्ल करते हैं। वाओ! ये तब तक चलता है जब तक एक हार ना मान ले या ऑडियंस विनर डिसाइड ना कर दे। अग्रेशन रिलीज करने का ब्रिलियंट तरीका बिना वायलेंस के। अमेजिंग। इसका स्ट्रक्चर लिखने में मजा आएगा। लॉ का नेचर डिफाइन करो, फिर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स लिस्ट करो और सॉन्ग डुअल जैसे एग्जांपल्स को हाईलाइट करो। Rehearse explaining what a song duel is to a friend. It's a great story. In short, justice in simple societies uses creative methods like song duels to restore social harmony rather than to simply punish offenders. And our final question for today, 7C. How does Weber's analysis of social stratification differ from that of Marx? अब ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि सोर्स टेक्स्ट यहाँ इनकम्प्लीट है। इसमें सिर्फ मार्क्स का व्यू है, तो हम बस वही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फंडामेंटली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। कोर कॉन्फ्लिक्ट क्लास स्ट्रगल, बुर्जुआजी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं, और प्रोलेटेरिएट वर्किंग क्लास के बीच है। तो मार्क्स के लिए सब कुछ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है? एग्जैक्टली। और ये स्ट्रैटिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन और उन्होंने प्रेडिक्ट किया एक रेवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो इसे प्रेजेंट कैसे करें? ऑनेस्टली क्लियरली स्टेट करो कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ मार्क्स पर है, फिर मार्क्स का व्यू एक्सप्लेन करो। बेसिस इकोनॉमिक है, प्लेयर्स बुर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट है, और आउटकम क्लास स्ट्रगल है। वेबर का पार्ट गेस नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सेइंग द की मार्क्सिस्ट टर्म्स: bourgeoisie, proletariat, economic determinism. In short, based on the provided source, Marx saw social stratification as rooted entirely in economic inequality and the resulting class struggle. वाओ! तो ये था हमारा इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन। व्हाट अ जर्नी! होलिज्म से क्लास स्ट्रगल तक। Absolutely. तो इसका मतलब क्या हुआ? Let's quickly recap. हमारा broad micro theme का core concepts of social and cultural anthropology. हमने देखा कि एंथ्रोपोलॉजी हर चीज को होलिस्टिकली देखती है। हमने समझा कि सोसाइटीज ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन से बनती हैं, और अर्ली इकोनॉमीज गिफ्ट लॉजिक पर चलती थी, जिससे फॉर्मलिस्ट सब्सटैंटिविस्ट डिबेट हुई। हमने ये भी देखा कि कल्चर कैसे बॉर्डर्स के पार फ्लो करता है, पर सुपर ऑर्गेनिक फोर्स की तरह भी एक्ट कर सकता है। और आखिर में हमने स्टेटस रोल से लेकर किनशिप पजल्स और मैरिज के चेंजिंग नेचर तक सब एनालाइज किया। अब इन स्ट्रक्चर्स को इम्बाइब करने का टाइम है। थोड़ा सोच लो। पहला, होलिज्म के आंसर के लिए बोआज के 4 पॉइंट्स का फ्लो चार्ट विजुअली कैसे डिजाइन करोगे। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री फिलिएशन में मायर फोर्टीज की केस स्टडी को मेमोरेबल बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग कैसे यूज करोगे। तीसरा, फॉर्मलिस्ट सब्सटैंटिविस्ट डिबेट को एक बॉक्सिंग मैच की तरह कैसे प्रेजेंट करोगे। चौथा, मैट्रिलिनियल पजल में सेंट्रल टेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल डायग्राम कैसे यूज कर सकते हो। पांचवां, सिंपल सोसाइटीज में लॉ वाले जवाब में एस्किमो सॉन्ग ड्यूल को स्टार ऑफ द शो कैसे बनाओगे। और छठा, ट्राइबल इकोनॉमी टाइपोलॉजी को याद रखने के लिए कोई क्रिएटिव निमोनिक डिवाइस बनाओ। ग्रेट क्वेश्चंस। अब तुम अपने वर्ड्स स्ट्रक्चर बताओ, इन जवाबों को कैसे प्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक वाला सवाल हुक से स्टार्ट करो, थिंकर्स के साथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, क्रिटिसिज्म लाओ और कंक्लूड करो। सिंपल। और अब आज का चैलेंज, कोई भी एक कॉन्सेप्ट चुन लो, जैसे गिफ्ट इकोनॉमी या रेफरेंस ग्रुप, और अगले 60 सेकंड्स में उसे अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो। देखो क्लैरिटी आती है या नहीं। And here's a final thought to mull over. With cultural flows making our world smaller and super organic culture shaping our lives, how much of your identity is truly your own choice and how much is a product of these larger invisible forces?